जय हिंद सभी को, सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं होम साइंस का। इससे पहले मैंने 20 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, ये 4 सब्जेक्ट भी पूरे कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आगे बस में ये चीज़ है। उसके बाद हमारा जियोग्राफी बचा हुआ है। जियोग्राफी में काफ़ी चैप्टर भी बचे हुए हैं, 11 चैप्टर ही हुए हैं। तो कल से पूरी कोशिश करूंगा कि जियोग्राफी की जो वीडियोस हैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं, ताकि एग्जाम में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। आगे असल में देखिए हमारे इससे पहले टोटल 20 चैप्टर अपलोड हैं, ठीक है, आप लोग जाकर देख लेना। अब इस जो हमारा ये चैप्टर है इसमें क्या है कि सब टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोग को जो करवाता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से कर लें। मैं 33 नंबर की बात नहीं करता, 35 की बात नहीं करता, आपको 90 एबव लेकर आने हैं, 80 प्लस लेकर आने हैं नंबर, याद रखिएगा। इतना अच्छे तरीके से पढ़ाने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है क्लियर कर जाओ, पास से भी अच्छे नंबर लेकर आओ, है ना। तो ये कोशिश करा करें, ज़्यादा ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करें, याद करें, समझें, और जो मेरी बातों को समझ गया वो फिर ढिंचैक बन जाएगा। आगे बस चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर के अंदर 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा इस चैप्टर के अंदर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बालिकाओं के प्रति बरतने वाली जो है विभिन्न भेदभावों की सूची बनाइए और इनमें से किसी एक की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। यानी कि हमारा जो है इस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है कि मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तो बालिकाओं के प्रति बढ़ते जाने वाली विभिन्न भेदभाव, यानी महिला जो बालिकाएं हैं, जो बच्ची सब हैं, लड़कियां सब होती हैं, उनके साथ लोग कैसे कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, कैसे जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वही बताना हमें। ध्यान सुनिएगा, भारतीय समाज में आज भी अभिभावक इस मानसिक दास्ता से जकड़े हुए हैं कि अभिभावक मतलब उनके बड़े मतलब माँ बाप हो गए जैसे वो, कि लड़की एक पराया धन होती है। छोटी छोटी बातों से उनसे यह कहा जाता है कि उसे दूसरे के घर जाना है, जहां उसे पति, सास, ससुर, ननद आदि की सेवा करनी है। उनकी इच्छानुसार खाना बनाना और रहना जो है होगा, यानी कि उन्हीं के अनुसार आपको रहना होगा। तो ये जो सोच है बच्चों के मन में शुरू से ही डाल दी जाती है, लड़कियों के मन में ही बातें शुरू से ही डाल दी जाती है। अतः इस प्रकार के सांचे में ढालने के लिए लड़कियों के साथ किशोरावस्था से ही लड़कों से भिन्न व्यवहार किया जाने लगता है। किशोरावस्था मैंने बताया था आपको, जो आपका 11 से 18 साल की 19 साल तक की उम्र है, उसमें बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ये भेदभाव शुरू हो जाता है। पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते रहने पर भी उनकी जो है पढ़ाई को महत्व उतना नहीं दिया जाता। अरे लड़की है, क्या करेगी, पढ़ लिख कर, छोड़ना पढ़ाई, क्या जरूरत है तेरे को पढ़ लिख कर। भोजन, वस्त्र, घूमना फिरना आदि सभी बातों से उन्हें पुत्रों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। अर्थात अधिकांश माध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों में लड़की को जीवन भर इस एहसास से गुजरना पड़ता है कि वह लड़की है। जीवन भर उसको ताने मिलेंगे, अरे तू तो लड़की है, तू तो लड़की है, तेरे को ऐसा करना है, तू तो लड़की है, इस तरीके से करना है ना। तो लड़के एवं लड़कियों के साथ किए जाने वाले कुछ भेदभाव व्यवहार निम्नलिखित है। जैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं, देखिए बहुत इजी है इसलिए मैं पॉइंट में बता दूंगा। कठिन होता तो आपको पता है मैं पूरा पढ़ के अच्छे से क्लियर कर देता, है ना। वैसे मैं इसको वैसे पढ़ लूंगा और इजी तरीके से आपको बता दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। इसके बाद जो है वो कठिन सब्जेक्ट जो चैप्टर हैं वो आने वाले हैं। ये कठिन चैप्टर, इजी है चैप्टर ये वाला, इसके बाद वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो पोषण व स्वास्थ्य सुविधा संबंधी भेदभाव पूर्ण व्यवहार, यानी कि लड़कों को जहाँ देखिए लड़कों को जो है अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, कई परिवारों में ऐसा होता है, और लड़कियों को जो है ठीक खाने को नहीं मिलता। वो बासी खाना है तो लड़कियां बासी खाना खाएं, लड़के जो हैं वो ताज़ा खाना खाएं, है ना। महिलाएं जो हैं वो रूखा सूखा खाएं, पुरुष जो है अच्छा अच्छा उनको बना के दो। आप परिवार ऐसे नहीं चला सकते हैं। परिवार आपको चलाना है ना, तो परिवार चलाने के लिए दोनों का जो है बराबर स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि स्त्री की स्थिति ऊपर है, पुरुष की नीचे, पुरुष की ऊपर स्थिति है, स्त्री की नीचे स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार वही अच्छा चलता है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की मिली जुली हो और दोनों एक साथ जो है हर तरीके से दोनों का बराबर हिस्सेदारी हो, सुख दुख में दोनों बराबर हो। आगे बस देखिए, तो वही है, सामान्य यह देखा जाता है कि माताएं पहले अपने पति और पुत्रों को भोजन परोसती हैं और पुरुष वर्ग के भोजन कर लेने के बाद लड़कियों को दिया जाता है। जो बच गया वो लड़कियां खाएंगी।
अतएव कई बार उन्हें दाल नहीं मिलती या सलाद रायता खत्म हो चुका होता है, वे केवल थोड़ी सी सब्जी से ही 3-4 रोटी खा लेती हैं। कभी कभी तो उन्हें पर्याप्त पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है। खाने में भेदभाव, ये जो है कई बार हम लोगों ने देखा भी है अपने आंखों के सामने। अरे बात समझ में, तो ये चीज़ बहुत मतलब एक बुरी सोच बोल सकते हैं या पुरानी सोच बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज के अंदर चलती आ रही हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद खेल संबंधी भेदभाव, मैं आपको पूरा आंसर दिखा रहा हूँ, पूरा क्लियर पूरा पढ़ दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बहुत बड़े सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन्हीं क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग गया। तो इजी है, आप लोग बना के लिख सकते हैं। आगे बस समझो। उसके बाद है खेल संबंधी भेदभाव, लड़कियों के साथ यह भी पक्षपात किया जाता है कि उन्हें घर के अनेक कार्यों को करने के लिए विवश किया जाता है। ये लड़कियां घर के काम करें, लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे, खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनका पर्याप्त समय घर के काम करने में ही और घर की देखरेख करने में ही निकल जाता है, जिससे उन्हें खेलने का बहुत कम समय मिल पाता है। इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरी ओर लड़के के बाहर खेलने जब चाहे वह बाहर जाए, घूमे फिरे और कोई प्रतिबंध नहीं होता इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये चीज़ है भेदभाव खेलने में भी। देखिए मेन चीज़ क्या होता है, आपको आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो अगर मैंने इजी बता लग रहा है आपको, हाँ ये तो इजी है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा सुने, ठीक है। अपने मन से उसको बना के लिखो एग्जाम में, ठीक है। ये जैसे अब मैंने बताया लड़कियों के साथ क्या भेदभाव, तो पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा संबंधी भेदभाव होता है उनके साथ। एक होता है खेल संबंधी भेदभाव, तो इसमें कौन बच्चा नहीं लिख सकता, बहुत ईजी है, सब लोग लिख सकते हैं, है ना। ये चीज याद है। तीसरी बात है शिक्षा के अवसरों में पक्षपात, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में भेजा जा रहा है, अच्छे स्कूलों में। लड़की जैसे मान लीजिए लड़की है, एक लड़का है, तो लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया और लड़के को सोचते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि लड़की को तो दूसरे घर जाना, उसको पढ़ लिख के क्या फायदा है। अरे वो समझ में, तो ये चीजें हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और लड़कियों को भी ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए लड़कियां सब भी बहुत सारा आजकल मैं देख रहा हूं कि लड़कियों को भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो भाई इससे तो बढ़ावा मिलेगा ना, समाज के अंदर गंदगी और फैलेगी। आप लोग जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई भी आप लोग को पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है, याद रखिएगा। माँ बाप को ब्लेम मत करना। अगर आप खुद पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप सपोर्ट नहीं करे तो माँ बाप की गलती है। लेकिन माँ बाप आप पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो ये चीज वो क्या करेंगे, अगर आप लोग खुद नहीं मेहनत करोगे, खुद कुछ नहीं ठानोगे मन में, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वही पुरानी चीज चलती रहेंगी समाज के अंदर कि लड़कों को पढ़ाने तो ऐसा करें, लड़कियां तो नहीं पढ़नी चाहिए, इतना उसको उनको बन के कुछ दिखा दो। समाज के अंदर जो 2-4 एग्जाम्पल आएगा ना लड़कियों का कि आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, अफसर बन गई पढ़ लिख कर, है ना, साइंटिस्ट बन गई पढ़ लिख कर, डॉक्टर बन गई, तो लोगों की आंखों की पट्टी खुलेगी। इसलिए मेहनत लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी अब, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार, जैसे कि उपरोक्त बातों के अतिरिक्त और भी अनेक बातें हैं जहां लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे उन्हें पारिवारिक निर्णय लेने में भाग नहीं लेते हैं, और जैसे परिवार में कुछ हिस्सेदारी नहीं होगी उनकी, है ना, उन पर बालों को संवारने, अपनी पसंद के कपड़े पहनने आदि की बंदिश लगाई जाती है, और लड़कों पर इस प्रकार की कोई बंदिशें नहीं होती। तो ये भेदभाव समाज के अंदर जो है, इससे भेदभाव जो है उत्पन्न हो जाती है। इतना क्लियर हो गया ना, ये चीज हमें याद रखना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे बालिकाओं के जीवन स्तर को सुधारने में शिक्षा की भूमिका। देखिए अभी इनका जीवन स्तर बेकार था इस वाले क्वेश्चन में, अब उसी जीवन स्तर जो बेकार था उसको सुधारने में शिक्षा कहाँ तक महत्व है। तो सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है, नॉलेज है, शिक्षा है। यही एक ऐसी पावर है, एक ऐसा हिम्मत है आपकी जो आपको रंक से राजा बना दे। आगे बढ़ समझ में, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, शिक्षा कैसे लड़कियों के जीवन स्तर को सुधार सकती है। देखिए शिक्षा जागृति उत्पन्न करती है, यानी नॉलेज लेकर आती है, जागरूकता पैदा करती है। बालिका को आसपास हो रही गतिविधियों में रुचि होगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी। शिक्षित लड़कियां अपनी आजीविका अर्जित कर सकती हैं। आज देखिए कितनी सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, है ना, ये चीजें। तो ये चीज है, और वह घर के बजट में भी अपना योगदान दे रही हैं। तो ये चीज हो गया, खरीद ला रही हैं कोई भी चीज। तो शिक्षा के आज भी ऐसे कई घर हैं जिसमें लड़कियां, औरतें सब कमा रही हैं, जिसका घर चल रहा है, तो इनको कम नहीं समझना है। आगे समझना, ये चीज याद रखिएगा। शिक्षा से आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास व कार्य कुशलता आ जाती है। यदि आवश्यक हो तब वह परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी कार्यरत हो जाती हैं। तीसरा है, शिक्षित लड़कियां भावी जीवन, यानी आने वाला जीवन में जो है शिक्षित माताएं बनकर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकती हैं।
और वे बच्चों की अच्छी आदतों व मूल्यों का भी विकास करती हैं। तो ये चीज़ क्या पढ़ने लिखने में मदद कर सकती है महिलाएं सब। और शिक्षित माता बालकों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती हैं, उनका हल निकाल सकती हैं। जो अनपढ़ महिला है वो कहाँ जा पाएगी, स्कूल में बोलो साइन करने जाने के लिए उसको डर लगेगा कहीं कोई ऐसा ना पूछ ले। पढ़ी लिखी महिला हर तरफ स्ट्रांग रह सकती है। पर आप कितना भी पढ़ लिख लेना, घमंड मत करना, ये चीज़ याद रखना आप लोग। जितना मर्जी उतना पढ़ो, लेकिन घमंड एक पैसे का मत रखना, याद रखना। घमंड रखोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई पढ़े लिखे का होने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इटली का महान समाज सेवक मेजिनी कहता था कि मुझे 10 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें 1000 शिक्षित सैनिक दूंगा। यानी कि सोचिए 10 शिक्षित माताओं से क्या है, मतलब यहाँ पे 10 शिक्षित माताएं होंगी तो वो 1000 शिक्षित सैनिक दे देगा। इसका मतलब क्या है, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकती हैं, ठीक है। तो महिलाएं कमज़ोर कहीं से नहीं है, वो खुद अपनी बुद्धि से कमज़ोर होती हैं। कई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं पर घर वाले नहीं पढ़ाते, ये गलत बात है। कई लड़कियां पढ़ना ही नहीं चाहती आज के टाइम पे, कई लड़के नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बाद में घर वाले को दोष दे देते हैं। तो आप खुद अपने आप को देखो पहले, ठीक है। पढ़ना चाहते हो कोई नहीं रोकेगा आपको। आज इतना ज़्यादा सुविधा कर रखा है सरकार ने, जिसकी जेब में फुटी कौड़ी नहीं है वो भी आज अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आगे वैसा तो पढ़ो तो पहले, तब तो आपको कुछ मिलेगा। ये चीज़ें बाल अपराधी की प्रमुखतम विशेषताएं। देखिए बाल अपराध कब होता है, बाल अपराधी की प्रमुखतम विशेषताएं जरा ध्यान सुनिएगा। बाल अपराधी से, देखिए कोई भी बच्चा जब जुर्म करता है उसको बाल अपराधी बोला जाता है। देखिए बाल अपराधी से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल अपराधियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जैसे कौन बाल अपराध होता है, कौन बाल अपराधी होता है, क्या है। देखिए बालक जिसने राज्य की किसी कानून का उल्लंघन किया है, बालक जो आवारा हो तथा अपने अभिभावकों या माता पिता की आज्ञा ना मानता हो, बालक जो घर अथवा, देखो बाल अपराधी ये नहीं कि किसी को मर्डर कर दिया तभी बाल अपराधी है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपराध करता है तो उसको बाल अपराधी कहा जाएगा। तो बालक जो घर अथवा स्कूल से भागने का आदी हो चुका है, बंक करता है स्कूल से, बालक जो आदतन अन्य लोगों को हानि पहुंचाता है, बालक जो सुधार से सर्वदा परे उत्खंड अथवा आदतन अवज्ञाकारी हो चुका है, यानी कि किसी की बात नहीं मानता, अपने अभिभावकों या माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता। बालक जो माता पिता या अभिभावक यानी कि जो बड़े हैं उनसे इनकी सहमति या आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर चला जाता है, भाग जाता है। और बालक जो गैर कानूनी व्यवसाय अथवा कार्य में संलग्न हो जाता है, ये सब बाल अपराध है। बाल अपराधी कहे जाएंगे वो बच्चे, है ना, छोटे हैं पर अपराध कर रहे हैं। बालक जो सार्वजनिक स्थलों में जो है भिक्षावृत्ति करता है, भीख वगैरह मांगने की कोशिश करता है। बालक जो दुष्चरित्र अथवा अनैतिक व्यक्तियों की संगति में यानी गंदे लोगों का साथ देने लग जाता है, गंदे लोगों के साथ चला जाता है, वो बाल अपराधी है। बालक जो आदतन अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज कर रहा है, अश्लील बातें बोल रहा है, तो ये क्या है, बाल अपराधी है। ये सब चीज़ें। बालक जो उन स्थलों में जाता हो जो कि कानूनन वर्जित है, जहाँ बच्चों को नहीं जाना वहाँ जा रहा है, वो भी गलत है। और बालक जो आदतन समाज विरोधी व्यवहार करने का अभ्यास हो चुका हो, और आयु और बाल अपराधी की विशेषताएं दोनों से ही यह निष्कर्ष निकलता है कि जो है रमेश किशोर अपराधी है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बता रखा था किसी बच्चे का कि हाँ भाई अगर ये बच्चा ये सारे, एक बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो बाल अपराधी कहलाएगा। और उन्हीं बाल अपराध को दूर करने के लिए कुछ कर देंगे। बाल अपराध के प्रमुख कारण, आखिरकार वो बच्चा बाल अपराध क्यों करता है, बाल अपराधी क्यों बनाता है, उसके पीछे भी रीज़न होते हैं। कई बच्चे अपने मर्जी से बन जाते हैं, कई बच्चों की सिचुएशन खराब होती है जिसकी वजह से तब बनते हैं वो। कई बार उन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, सही से उनको पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, इस वजह से वो अपराध का सहारा ले लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, बाल अपराध के प्रमुख कारण, आखिरकार बाल अपराध क्यों होता है। तो पहला है पारिवारिक कारक। मान लीजिए माता पिता नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है, तो वो क्या करेगा बच्चा, मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आप इजीली बना सकते हो। मेन मुद्दा क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ में, ये चीज़ देखिए। तो पारिवारिक कारक, परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। यही यानी कि जब बचपन से ही बच्चे को जो है सही शिक्षा मिलेगी तो वो अपराध नहीं करेगा। माँ बाप ही बचपन में बंदूक लेकर, ओ इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो
बच्चा भी वही सीखेगा, गंदी चीज़ें सीखेगा। तो ये चीज़ है। तो जिन्हें अपने परिवार से भरपूर स्नेह प्राप्त नहीं होता अथवा जिनको अपने माता पिता का या अभिभावकों द्वारा तिरस्कार मिलता है, हमेशा सब इग्नोर करते हैं हमेशा, तो वो बच्चा जल्दी अपराधी बन जाता है। सिंपल सी बात, जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा ये चीज़ है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका पारिवारिक कारक, इसमें पूरी स्टोरी लिख दो। मैं पहले कह रहा हूँ आपको अपने मन से बनाना होगा, बहुत ईजी है। सहमत हो मैं जब ही आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, आप सगे संबंधी सारी चीज़ों के बारे में लिख दो। जब बच्चा इग्नोर किया जाएगा तब वो बच्चा क्या बन जाएगा, अपराधी वाला हुआ। मनोवैज्ञानिक कारक, जब बच्चे के मन पर कोई चीज़ हावी हो जाए, उसको गंदी चीज़ों में रख रहे हो आप, गलत चीज़ है, जैसे माँ बाप उसको आप लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हो, उसके सामने लड़ रहे हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, उसके मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ेगा, तो वो बच्चा भी अपराधी का रूप ले लेगा। आ रही है समझ में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि समाज की भी खींचतान होती है कहीं ना कहीं बच्चों को अपराधी बनने में। देखो देखो इनका लड़का जो है गंदा है, ये ऐसा करता है, पढ़ने में बिल्कुल डफर है, ऐसा है वैसा है, समाज की गलती हुई, क्या बोलने की जरूरत थी आपको भाई। तो समाज ऐसा गंदा गंदा बोलेगा, वो बच्चा फिर गलत करने की सोचता है, अपराधी बन जाएगा, मार देगा जाके किसी को भी, फिर वो कि तू ही बोली थी ना, आप बताते हो, तुझे मालूम, पकड़ के नोच देगा। तो ये चीज़ है, तो ये गलत हो जाएगा, वो अपराधी बन जाएगा। आप अपने आप से मतलब रखो, है ना, एक दूसरे को बोलने की क्या आवश्यकता है। तो वही चीज़ होती है कि हाँ सामाजिक कारक भी होता है कि देखो देखो गलत, समाज में भी कुछ गंदे लोग होते हैं, जो बच्चा उनके साथ जाता है तो समाज गंदगी बटोर लाता है। तो ये भी इसमें आप बना के लिख सकते हो। उसके बाद है व्यक्तिक कारक। व्यक्ति यानी खुद भी एक जिम्मेदार होता है वो। व्यक्तिगत कारकों से भी बाल अपराधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसमें चरित्र संबंधी आदतें सर्वप्रमुख हैं। जैसे प्रत्येक बालक के जीवन में उसके चरित्र का विशेष महत्व स्थान होता है, यानी हर किसी का अपना कैरेक्टर होता है। बाल अपराधियों में इनका अभाव होता है। देखिए, चाहे आपको कोई जबरदस्ती सिगरेट पिला रहा हो, कोई गंदगी सिखा रहा, गंदी चीज़ सिखा रहा हो, जब तक आपके मन में रहा ना कि भाई मेरे को कर लेना चाहिए, चलो मैं कर लेता हूँ, तब तो आप पक्का बिगड़ोगे। लेकिन मन में आपने ठान लिया नहीं, भाड़ में जाइए लोग, गंदे लोगों से मैं दूर रहूंगा, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, तब आप बचे रहोगे। तो अपना चरित्र भी एक जो है खुद के हाथ में होता है, कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है। कोई ये तो ना जबरदस्ती गिलास पकड़ के आपको मुंह में लगा दे रहा है, नहीं, आप खुद जब सीखोगे तभी तो होगा ये, तब ये गंदगी फैलेगी आपके शरीर में, ये चीज। तो व्यक्ति कुछ कारक होते हैं और एक संचार साधन होता है। आप विज्ञापन देखते हो, कुछ गलत चीजें देख रहे हो, कुछ जो है इश्तिहार देख रहे हो, या कुछ भी हो गया, XYZ गंदी चीजें हो गई, तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ बढ़े चले जा रहे हो, तो आपको गंदगी फैला देगा और फिर क्या हो जाएगा, ये आपको बाल अपराध की तरफ आपको ले जाएगा। नशा करने लग जाते हैं बच्चे, गलत करने लग जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, जब ही आप लोग हीरोइन बन पाओगे, वरना नहीं बनोगे। आगे बस समझ में, तो यह अच्छी तरीके से आप लोग याद रखें। इतना क्लियर है ना। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां है, बाल अपराध समस्या से निपटने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो बाल अपराध की जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए क्या क्या किया जाए, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या है बाल अपराध की रोकथाम के उपाय। तो पहला है माता पिता तथा अभिभावकों का दायित्व। माता पिता, इसमें भी आप बना के लिख सकते हो, माता पिता और अपने अभिभावक। अभिभावक मतलब जैसे टीचर हो गए, उन बच्चों से बड़े जो भी कोई हो गए, तो वो क्या करें, और उन बच्चों से बातचीत करें, हमेशा उनको क्या करें, समझाएं और गलत चीजों पर रोकथाम लगाएं, अच्छी चीजों को करने का उनको अवसर दें। पढ़ने लिखने के लिए बोले, नई नई इंटरेस्ट जगाओ उनका पढ़ने में। बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये वाली किताब चाहिए, नहीं इतनी महंगी किताब क्या करेगा, दिलवा दो भाई, किताब ही तो मांग रहा है, कौन सा वीडियो गेम मांग रहा है, क्यों, ये चीज है। तो उसके बाद क्या है, माता पिता और अभिभावकों का दायित्व बनता है कि उन बच्चों को सुधारा जाए, उन बच्चों के लिए है ना, वो बाल अपराध करने से बच जाएगा। तो ये पहला पॉइंट लिख दो आप लोग। दूसरा पॉइंट दे रखा है समाज का दायित्व। इसमें समाज का क्या दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है अगर वो बच्चा फेल हुआ है या कुछ भी, तो उसको डिमोटिवेट मत करो, आप प्रोत्साहन दो उसको, ताकि वो भी एक अच्छा हीरो हीरोइन बन जाए। कहने का मतलब ये है, तभी तो वो समझेगा। आप उस बच्चे को क्या, समाज के अंदर ही क्या किया जा रहा है, गलत उसको सिखा रहे हैं, गाली दे दे उसको, ये कर दे उसको, वो कर दे, नहीं बच्चों को सिखाते, दे तू मार दे, बोल दे मार दूंगा, वो बोलता माल दूंगा तुझे मैं, रुक जा तू, है नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों को जब गंदा गंदा सिखाओगे तभी तो वो बेकार हो जाते हैं, अपराध की तरफ बढ़ते हैं। तो समाज का भी एक दायित्व बनता है कि समाज उनको अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाए। उसके बाद है विद्यालय का दायित्व, बहुत ईजी है इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। विद्यालय का दायित्व क्या बनता है, विद्यालय का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नैतिक मूल्य सिखाएं, उनको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको बच्चे पढ़ लिख सकें, अच्छा बने,
टीचर का फर्ज बनता है कि उनको हमेशा अच्छी आदतें सिखाना। मेरा काम है आपको लोग को अच्छा सिखाना, जो गलत कर रहा है उसको गलती करने से रोकना। आगे बात समझ में, तो ये चीज हमें याद रखना है, जब तो बाल अपराध रुकेगा। क्यों? तो ये चीज याद रखें। चलिए, तो ये हमें याद रखना। उसके बाद क्या है, चौथा है स्वस्थ मनोरंजक साधन, यानी कि मनोरंजनात्मक साधन, यानी बाल अपराध की रोकथाम हेतु उनके खेलकूद और मनोरंजन संबंधी स्वस्थ साधन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राय यह देखा गया है कि स्वस्थ मनोरंजक और खेलकूद के साधनों का अभाव बालकों को गलत संगति की डगर धकेल। उन बच्चों को खेलने की तरफ आप बढ़ावा दो। ये नहीं कि आप उनको बचपन से ही वीडियो गेम दे दो, फोन में ही खेलते रहें, घर से बाहर ही नहीं जा रहे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे भाई। दिमाग उसी चीज में रहेगा। कोई विज्ञापन देख लिया फोन में, अरे वाह ऐसा है, उसकी तरफ चले जाते हैं, फिर गलत चीज सीखेंगे, है ना। तो ये गलत चीजें हैं। सिनेमा पर प्रतिबंध, जैसे चलचित्र अब अनिवार्य रूप से बालकों की अपराध प्रवृत्ति को विकास करते हैं। मान लीजिए बच्चों ने कोई लड़ाई वाली मूवी देखी, कोई तो इस उम्र के बच्चे जो 11 से 18 है, 19 है, 20 है, 22 तक देखा जाता है, तो वो उनमें क्या एक जिज्ञासा जगती है कि अरे यार उसने उसको मारा था ऐसे, और मैं भी उड़ उड़ के मारूंगा अब। तो वो हीरो बन जाता है, उड़ उड़ के मारना शुरू करता है। बच्चे के अंदर अपराध वाली भावना आई। तो इसको देखो, आप इजी तरीके से अपने समाज का एग्जाम्पल देके, गली मोहल्ले का एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो। अश्लील साहित्य पर प्रतिबंध, जो अश्लील चीजें हैं उन पर रोक लगाई जाए। रिस्ट्रिक्शन, जो 18 से ऊपर नीचे हो उनको लिए ये चीजें ना बनी हो, मतलब बेकार चीजें हर किसी के लिए बंद की जाएं। विज्ञापन देख रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं। गंदी बस्तियों की समाप्ति, जहां गंदी बस्तियां रहेंगी वो बच्चे भी गंदे बनेंगे, गाली गलौज होंगी। देखा है हाई फाई सोसाइटी जो एरिया होता है उसमें बच्चे गाली वगैरह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है उनका। बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है, आप जिस तरीके से रहोगे बच्चों को भी वही सिखा दोगे, तेरे मेरे ये सब करते रहेंगे, तू तड़ा करते रहेंगे, गंदी आदतें सीख जाएंगे। तो आप इससे भी सुधारो अपने बच्चों को। ठीक है। अनैतिक तथा असामाजिक कार्यों का प्रतिबंध, यानी कि जो गलत काम होते हैं समाज के अंदर, जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको बच्चों से दूर करो। ठीक है। आरी बात समझ में? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर जिस पर रोक लगनी चाहिए, तो उन चीजों पर रोक लगा दो, है ना। ठीक है। उसके बाद है नैतिक व चारित्रिक शिक्षा का प्रबंधन। बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास दो। बच्चों को ये सिखाओ कि हाँ वो कैसे अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये हमें याद रखना है। चलिए, तो इतने पॉइंट हमें याद रख लेना तो ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और पुलिस वगैरह का भी दायित्व होता है, पुलिस का भी दायित्व हो गया, न्यायालय और जेल का दायित्व हो गया। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें मैं आपको दे देता हूँ कुछ पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूछेगा 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो आप लिख देना। चलिए, उसके बाद क्या है, बाल श्रम की परिभाषा। ये भी बहुत ईजी है। बाल श्रम क्या होता है, जो बच्चे काम कर रहे होते हैं दफ्तरों में, या आप बोल सकते हैं उनमें क्या नाम है, जो 18 से नीचे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं ना। तो देखिए, चाइल्ड लेबर क्या होता है, हम रोजमर्रा के जीवन में अनेक बालकों को विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं। जैसे दूध की डेयरी पर जानवरों का गोबर उठा रहे हैं और कोने में इकट्ठा करते हैं, द्वार तेजाब और जो है शीशियाँ बेचते हैं, उपले जो है बेचते हैं, दूसरे घरों में जाकर बर्तन साफ करते हैं। तो 12 से 14 वर्ष के बीच बालक ही करते हैं ज़्यादातर काम। तो इन्होंने क्या करा, ये सभी बाल श्रमिक हैं, ये इसी को बाल श्रमिक कहा जाएगा। और क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने के लिए श्रम कर रहे हैं, यानी मेहनत कर रहे हैं, जबकि इनकी यह आयु काम करने की नहीं बल्कि पढ़ाई करने की होती है। और बच्चे स्कूल जाकर ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते इसके चलते, और उन्नति के में अवसर, यही बच्चे फिर बाल अपराध को जन्म देते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है? वो साहित्य बहुत ईजी है। और देखो, बाल श्रम की परिभाषा की बात करें तो ऐसा कोई भी बच्चा जो 14 साल की आयु से कम है, यानी 14 साल की बात हो रही है यहाँ पे, जो 14 साल की आयु से कम है और वो कमाने के लिए काम करता है, तो वो बाल श्रम कहलाएगा। बाल श्रम के कारक क्या हैं? देखो, पहला, क्यों बच्चे बाल श्रमिक हो रहे हैं, क्यों बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं? तो पहला है गरीबी की वजह से। इसको डिफाइन कर सकते हो, घर में दिक्कत थी, ऐसी थी वैसी थी, मैं पहले बता रहा हूँ। शिक्षित और अज्ञानी अभिभावक, अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़े हैं, और जो उनके बड़े हैं वो भी अच्छे से ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फालतू चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी बच्चा भी वही हो जाएगा। अनाथ परित्यक्त बच्चे, यानी जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो बच्चे भी कई बार जो हैं ऐसी चीज़ें करते हैं।
की जो है चपल उंगलियां और उनकी तीखी दृष्टि। कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे बच्चों की उंगलियां बड़ी तेजी से चलती हैं, दूसरे उनके दृष्टि बड़ी तीखी होती है, तो इस कारण से उन्हें जो है हस्तकला जैसे कालीन बुनना, जैसे चटाई वगैरह बुनना, दरी आदि के उद्योग में जल्दी काम मिल जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे चलो बच्चा आया, सैलरी भी कम लेगा और ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो इसको लगा दो उस काम में, तो ये गलत हो जाता है भाई। उसके बाद बाल श्रम की मांग। आज बाल श्रम की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि बच्चे कम पैसा भी लेते हैं और ज़्यादा काम भी कर देते हैं, इसलिए सब लोग मांग कर रहे हैं उनकी। तो ये गलत चीज़ है, बाल श्रमिक को बढ़ावा है। परिणाम क्या हुआ, इससे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, समाज खराब हो जाता है, वह स्कूल नहीं जा पाते और देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर पाते, देश का भविष्य अंधेरे में जाता है इससे। तो वही चीज़ें बाल श्रमिक होने की वजह से जो है ये सारी घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। साधन क्या है गरीबी हटाने के, जैसे निम्नलिखित प्रबंधों के कारक बाल श्रम की समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे गरीबी को हटाओ, बच्चों को यानी व्यापारी या फैक्ट्री के स्वामी को चाहिए कि वे बच्चों को कभी भी इस काम में ना लगाए। पहले तो आप बच्चों को मना कर दो, चाहे पेरेंट्स जबरदस्ती लेकर आने, पेरेंट्स को उठवा के सीधा जेल पहुंचवा दो, कानून कार्रवाई कर दो, कोई इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा। तो वही चीज़ अभिभावकों के ऊपर भी होता है कि वो गलत चीज़ें ना आने दें बच्चों के जीवन में, उनको पढ़ाई लिखाएं, अच्छा जीवन दें उनको। आगे बात सुनो, बाल श्रमिक को साफ हवादार जो है प्रकाशयुक्त कमरों में कम घंटे तक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो भी बाल मतलब जो है बड़े बच्चे हैं उनको काम दो, छोटे बच्चों को काम वगैरह मत दो, ठीक है। पेरेंट्स को मना कर दो सीधा, नहीं बच्चों को हम नहीं देंगे। बच्चों की कुछ शारीरिक विकलांगताओं के विषय में लिखिए और ऐसे बच्चों की समस्याओं के विषय में बताइए। यानी जो बच्चे होते हैं जो शारीरिक विकलांग है तो उनके लिए क्या बताना है, यहाँ पे हमें ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए, तो इसमें हमें विकलांगता के ऊपर बताना है कि बच्चे जो शारीरिक तौर पे विकलांग हो जाते हैं ना, तो उनके लिए कुछ बताना। देखिए, तो बोला जा रहा है कुछ बच्चे वैसे काम नहीं कर पाते जैसे आप हम कर सकते हैं, ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे कहलाते हैं। कुछ बच्चे गूंगे बहरे होते हैं, अक्सर इन बच्चों के माता पिता जल्दी ही समझ जाते हैं कि उनका बच्चा तेज आवाज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। जन्म से बहरे बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ऐसे बच्चे ना तो स्वयं की आवाज़ सुनते हैं और ना ही अपने माता पिता की जो है उनको बोल पाते हैं। कुछ भाषा का उनके लिए कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जब सुन ही नहीं पा रहे तो भाषा क्या करेंगे वो। तेज शोर कान का संक्रमण, जैसे तेज शोर सुन लेंगे तो कान में दिक्कत हो जाती है उनके ना, पर्दी वर्दी फट जाती है। कान आदि की जो है कुरेदने, कान को कुरेद देते हैं बिल्कुल, वो अंदर के उसमें कानों में पिन डाल देते हैं बच्चे, तेज शोर कान से संक्रमण हो जाता है। और इस प्रकार के दोषों को श्रवण यंत्रों द्वारा ठीक किया जा सकता है। और यानी श्रवण यंत्र यानी कान के डॉक्टर के पास ले जाओ, वो इसका कुछ उपाय बता देगा। छोटे पे इसका इलाज करवा दोगे बच्चों के लिए सही हो जाएगा, वरना बड़े होने पे ये चीज़ें पक्की हो जाती है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो विकलांगता को अगर खत्म करना है, ये शारीरिक विकलांगता है, ये सब देखना ना, अंधा बच्चा है, गूंगा है, बहरा है, शरीर के ऐसा पंग है, ये चीज़ें आगे बात समझ में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको शुरू से ही दिखाओ। और अगर इनके बारे में एग्जाम में आए तो आप 4 बातें और लिख के इसमें और एक्स्ट्रा बता देना। मेन मकसद होता है हर चैप्टर के अंदर बताना कि भाई क्या चीज़ें हैं ना। इस चैप्टर का नाम जैसे था मानव विकास के विशेष मुद्दे, स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। एड्स HIV का पूर्ण रूप लिखिए, फिर बताता हूँ एड्स कैसे फैलता है, क्या चीज़ें होती है, भ्रांतियाँ क्या हैं एड्स के लिए। जैसे एड्स की अगर बात करें तो एड्स तो बीमारी हो गई और HIV क्या है, एक वायरस हो गया। तो एड्स क्या है, एड्स का पूरा अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स होता है जो बीमारी है, और ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि WHO द्वारा भी ये प्रमाणित कर दिया गया है कि ये बीमारी अभी भी इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। इसको रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन एड्स को कभी खत्म जड़ से नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता, इसमें मृत्यु तय है। इसीलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये बीमारियां कैसे फैल रही हैं, कैसे ना फैलें, इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएं, सब कुछ तय करना होगा। आ रही बात समझ में, ये याद रखना है। चलिए, तो अब बाकी HIV का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक वायरस होता है, ठीक है। देखिए ये सब कैसे फैलता है, कैसे फैलता है। देखिए एक तो अज्ञानता की वजह से फैलता है, जैसे शारीरिक क्रियाएं करने की वजह से, शारीरिक संबंध स्थापित करने की वजह से,
आप एक महिला से ज्यादा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रख रहे हैं, आप एक पुरुष से ज्यादा कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रख रहे हैं, तो ये बीमारी फैल जाएगी आपको। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये बीमारी उस वजह से भी फैलती है, जैसे किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया, अनपढ़ डॉक्टर ज्यादातर ये कम करते हैं, तो मतलब बेकार जो झोला छाप होते हैं सब ये जो उल्टे फुल्टे काम करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इंजेक्शन लगाया किसी और को, वही इंजेक्शन किसी और को लगाया, वही इंजेक्शन, इससे वायरस फैल जाएगा, HIV होने की संभावना होती है, HIV फैल जाएगी इससे। तो ये चीज़ें, तो अंतिम क्वेश्चन हमारा यही था कि एड्स से संबंधित कुछ भ्रांतियों की व्याख्या करें। कुछ भ्रांतियां मतलब अफवाहें, जैसे HIV संक्रमण से जुड़ी कुछ भ्रांतियां। लोगों को हाइपर नहीं होना चाहिए, लोग क्या करते हैं इसका हवा बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए HIV क्या होता है, HIV जो है साधारणतः निम्न द्वारा फैल सकते हैं, जैसे हाथ पकड़ने, स्पर्श करने, निम्न द्वारा नहीं फैलती। जैसे मान लीजिए कि अब कोई बोल रहा है HIV तो ऐसे ही फैल जाती है, किसी के साथ खाना मत खाओ, बैठ के हाथ मत मिलाओ, अरे उसको HIV एड्स है, ऐसे मत करो, तो ये गलत होता है। हाथ मिलाने से एड्स हो जाता है, ये तो गलत चीज़ है। तो देखो वही बता रहे हैं, ये जो अफवाहें हैं ना, अफवाहें बता रहा है क्या क्या अफवाहें हैं। तो किन चीज़ों से जो है HIV नहीं होता, जैसे हाथ पकड़ने, स्पर्श करने, किसी को छूने, हाथ मिलाने से, तो ये चीज़ क्या होता है, HIV फैल जा रहा है, ये तो गलत चीज़ है ना, ये ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए बोला गया है। दूसरी बात है भीड़ भाड़ वाले स्थानों में शारीरिक स्पर्श से, जैसे मान लो किसी को HIV है और आपने गलती से उसको टच कर दिया, क्या आपको भी, ये कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ फालतू की होती है, ड्रामा होता है। लोगों की जो सोच होती है ना बहुत जकड़ चुकी होती है, बेकार हो चुकी होती है, इन सब चीज़ों से ना होता है। आप उसको बिल्कुल गंदा फील करवा दोगे, वो आदमी मरने से पहले ही आधा मर चुका होगा। ये सारा चीज़ अगर समाज ऐसा करेगा तो गंदगी फैलाएगा। खाने पीने के बर्तनों और जूठे प्याले व तस्तियों के प्रयोग से, बोलते अरे इसके जूठे बर्तन में मत खाओ, ऐसा मत करो, इसका बर्तन अलग कर दो, ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा ही ना होता है। एक ही स्थान पर काम करने से, उस कुर्सी पर वो बैठा, एक कुर्सी पर वही बैठ गया, अरे HIV एड्स हो जाएगा, गलत चीज़ है ये, ऐसे नहीं होता। एक ही स्थान पर खेलने से, एक ही स्थान पर आप खेल रहे हो, अरे बच्चे तू दूर हो जाओ उन लोगों से, हट, ऐसे नहीं होना चाहिए, बेकार लोग हैं ये। साथ साथ खाने व एक दूसरे से के वस्त्र पहनने से, इनसे भी HIV नहीं फैलता, एड्स नहीं फैलता। चुंबन या आलिंगन द्वारा, इनसे भी HIV एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। रक्त वाली समस्याएं होती हैं ये। उसके बाद क्या है, एक ही कमरे में सोने से HIV एड्स फैल जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। एक ही शौचालय या बाथरूम का प्रयोग करने या जो है ताल के साथ तैरने, यानी उस स्विमिंग पूल में तैर रहे हो तो एड्स हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। एक साथ हंसने व मुस्कुराने से, कौन बोलता है इन सब चीज़ों से HIV एड्स फैलता है भाई। तो ये समाज के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, समाज के अंदर कुछ कमियां हैं लोगों की। लोग जो इतना दूर हो जाते हैं ना उस व्यक्ति से, वो इंसान वैसे ही खत्म हो जाएगा भाई। आ रही बात समझ? तो इतना मत किया करो आप किसी के साथ भेदभाव कि हाँ वो इंसान बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ कर ले अपने आप को, नहीं। सहानुभूति तो दे सकते हो ना उसको, कमजोर मत पड़ने दो उसको, ठीक है। उसको जितना हो सके उतना अच्छा करो उसके साथ। चलिए, तो हमारा जो है ये चैप्टर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। मेन मकसद होता है आपको बताना कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या क्या, ठीक है। चलिए, इजी होगा तो मैं इसको ऐसे ही इजी में बता दूंगा, अब कठिन होता है तो मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा फैला कर बताऊंगा, ठीक है। हमारे 21 चैप्टर हो चुके हैं, इसमें टोटल 10 चैप्टर और बचे हैं हमारा। सो ये क्या नाम है, होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो, चैनल की प्लेलिस्ट में आई बटन में मैंने दे रखा है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोने में होगा आई बटन, वहाँ पे। चलिए, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफी भी करवा दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।